वेलकम टू द शॉर्ट लेक्चर सीरीज़ ऑफ MGT 501। ये MGT 501 की शॉर्ट लेक्चर सीरीज़ की वीडियो है। कंप्लीट सीरीज़ इस चैनल के ऊपर अपलोड की जा रही है और आज की वीडियो के अंदर आपको लेक्चर नंबर 4 करवाया जा रहा है, जो कि है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। तो शुरू करते हैं आज के इससे लेसन को। सो कोलेब्रेशन एंड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है सबसे पहले। सो पीपल वर्किंग टुगेदर इन एन ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लोग आपस में मिल के काम करते हैं और आपस में मिल के काम करने से क्या होता है कि एनहेंस प्रोडक्टिविटी जो होती है उसके अंदर इजाफा होता है। लोगों के अपने डाइवर्स स्किल्स होते हैं जो कि आपस में मिला के वो काम करते हैं, तो उससे एफिशिएंसी जो है वो हासिल होती है। इम्प्रूव कम्युनिकेशन जो वो इम्प्रूव होती है। इफेक्टिव टीम वर्क से बेटर कम्युनिकेशन आती है और उसी से बेहतर अंडरस्टैंडिंग होती है और स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप होते हैं। इनोवेटिव किस्म की प्रॉब्लम सॉल्विंग होती है। जब लोग मिल के करेंगे तो उसका नतीजा क्या होगा कि जो प्रॉब्लम आएगी तो उसका जो सोल्यूशन होगा वो इनोवेटिव किस्म का होगा, एक नया होगा। और ये होता है कॉम्प्लेक्स चैलेंजेस के लिए, जब कॉम्प्लेक्स किस्म की कोई प्रॉब्लम आई। एग्जाम्पल अगर हम देखें टीम वर्क की, तो उसमें प्रोजेक्ट टीम्स की हम कह सकते हैं कि जो प्रोजेक्ट्स के की टीम बनाई जाती है। इसके अलावा क्रॉस फंक्शनल टीम से मुराद ये कि मुख्तलिफ फंक्शनल एरियाज़ की टीम, जैसे कि फंक्शनल जैसे कि मार्केटिंग का भी उसमें शामिल है उस टीम में, अकाउंट्स का भी, प्रोडक्शन का भी, आईटी का भी। इस तरीके से डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के लोग आपस में शामिल होते हैं, तो वो क्रॉस फंक्शनल जो है वो टीम या ग्रुप जो है वो बन जाते हैं। सो वाई वर्क इन एन ऑर्गेनाइजेशन, एक ऑर्गेनाइजेशन में क्यों काम किया जाए। लोग इंडिविजुअली भी काम कर सकते हैं, लेकिन कई सारी वजूहत हैं कि स्ट्रक्चर रिलेशनशिप होता है। स्ट्रक्चर होता है, ऑर्गेनाइजेशन कनेक्ट करती है इंडिविजुअल्स को एक स्ट्रक्चर रिलेशनशिप में। मुख्तलिफ जो है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मुख्तलिफ तरह के हमें स्ट्रक्चर जो है वो देखने में आते हैं और उसी के ज़रिए फिर टास्क की एलोकेशन और अकाउंटेबिलिटी भी होती है। और रोल डेफिनेशन एंड रिपोर्टिंग, क्लियर रोल्स और रिपोर्टिंग हमें दिखाई देती है कि किसका कौन सा रोल है और रिपोर्टिंग कौन किसको रिपोर्ट करेगा, कौन किसका ऊपर है तो उसको वो रिपोर्ट करेगा। और इसी से भी कोलेब्रेशन अच्छी होती है और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी इंश्योर होती है और वो अंडरस्टूड होती है ऑर्गेनाइजेशन में। इसके अलावा अथॉरिटी एंड कोऑर्डिनेशन, अथॉरिटी डिस्ट्रीब्यूशन होती है कि किसके पास कौन सी अथॉरिटी है, कितनी अथॉरिटी है। कोऑर्डिनेशन होता है आपस में मिल के इंडिविजुअल्स का, और उसी से फिर ऑर्गेनाइजेशन के ओवरऑल गोल और एफिशिएंसी हासिल होती है। सो मैनेजमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर अब देखते हैं। मैनेजमेंट एंड मिथ्स भी हम देखते हैं। सो मैनेजमेंट, सो मिसकॉन्सेप्चुअल कॉन्सेप्शंस अबाउट कंट्रोल, कुछ कंट्रोल के बारे में भी कुछ मिसकॉन्सेप्शन है जब हम मैनेजमेंट एंड मिथ की बात करते हैं। मैनेजर्स जो होते हैं एक्चुअली वो तमाम एस्पेक्ट को कंट्रोल नहीं करते, ऑपरेशंस को। ऐसा नहीं कि हर चीज़ जो है वो मैनेजर्स कंट्रोल कर रहे हैं, तो ये एक बहुत बड़ी मिथ है। अगर कोई ये सोचता है तो ऐसा नहीं होता कि वो हर चीज़ कंट्रोल कर रहे हैं। और लिमिटेशंस होती हैं उनके पास भी, पॉलिसीज़ और रिसोर्सेज की वजह से उनके पास भी लिमिटेशंस होती हैं। आप में से अगर किसी ने ऑर्गेनाइजेशन में अगर जॉब की है या ऑब्ज़र्व किया हो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को, तो आपको अंदाज़ा होगा कि मैनेजर्स के पास भी ऐसा नहीं होता कि टोटली तौर पे हर चीज़ का कंट्रोल होता है, कहीं ना कहीं उनके पास भी लिमिटेशन होती है। और इसके अलावा मोटिवेशन का मिसबिलीव है कि मैनेजर्स जो है वो सिंगल हैंडेडली जो है वो मोटिवेट नहीं कर सकते एम्प्लॉय, लेकिन जो वो क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं, सपोर्टिव इन्वायरमेंट करते हैं, वो क्रिएट कर सकते हैं। तो मैनेजर्स सिंगल हैंडेडली तौर पे तो नहीं कर सकते हैं एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट, लेकिन वो एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट कर सकते हैं जो सपोर्टिव किस्म का इन्वायरमेंट होता है, और यही काम है मैनेजर्स का। इसके अलावा ये कि इफ़ेक्टिव मैनेजरियल रूल्स की अगर हम बात करें, सो मैनेजर्स जो है वो इन्फ्लुएंस करते हैं परफॉर्मेंस को। जो उनके अंडर में होते हैं उनकी परफॉर्मेंस को वो किस तरीके से इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं, सेट करते हुए गोल्स को कि ये गोल्स हैं हमने हासिल करने हैं, कम्युनिकेशन के ज़रिए और इसके अलावा सपोर्टिंग टीम्स के ज़रिए। नाउ दी ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर असल में है क्या, सिस्टमेटिक स्टडी होता है कि कैसे इंडिविजुअल्स और ग्रुप एक्ट करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, और इसका एम ये कि एक्सप्लेन किया जाए, प्रोडिक्ट किया जाए, इन्फ्लुएंस किया जाए बिहेवियर, ताकि इम्प्रूव किया जाए ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस। अब जो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर जिसको ओबी भी कहा जाता है, इसके अंदर मल्टीपल डायमेंशंस जो है वो देखने में आती है। अगर हम इसकी डायमेंशंस की बात करें तो उसके अंदर जो है वो साइको सोशल हो गए, यानी कि एटीट्यूड्स और इमोशंस एंड एटीट्यूड, इसके अंदर आगे बिहेवियरल आ जाता है, इसके अंदर एक्शंस एंड परफॉर्मेंस आता है, इसके अंदर इंटरपर्सनल आ जाता है जैसे कि रिलेशनशिप और कम्युनिकेशन वगैरह। सो स्टडी करते हुए ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर मैनेजर्स को हासिल होती है इंसाइट जो है मोटिवेशन, लीडरशिप, टीम डायनामिक और ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर की। और ये नॉलेज इनेबल करती है उनको डिज़ाइन करने में पॉलिसीज़ और प्रैक्टिस, ताकि इन्हेंस हो प्रोडक्टिविटी और एम्प्लॉय वेलबींग।
सो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर सर्व करता है फाउंडेशन के तौर पे, बुनियाद के तौर पे इफेक्टिव ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट और जो स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग होती है उसका। सो इम्पोर्टेंस एंड रिसर्च इन ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। अब रिसर्च की अब अगर हम बात करें, अच्छा पहली चीज़ तो ये भी समझनी है कि वाई डू वी स्टडी, अभी हम क्यों जो है वो स्टडी करें ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। सो स्टडी करना ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर हेल्प करता है इंडिविजुअल्स को अंडरस्टैंड करने में, ख़ुद को भी और दूसरों को भी, प्रोफेशनल सेटिंग में, यानी कि जो वर्क प्लेस है, जो कि जहाँ पे काम हो रहा है। और इसके अलावा स्टूडेंट्स की अगर हम बात करें तो इससे स्टूडेंट्स के पास ऐसे स्किल्स आते हैं, इसको अच्छी तरीके से अगर वो पढ़ेंगे तो वो इक्विप हो जाएंगे ऐसे स्किल्स के साथ कि वो मैनेज कर सकें जो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप होते हैं एक दूसरे के साथ, यानी कि और इसके अलावा ये कि रिज़ॉल्व भी करना कॉन्फ्लिक्ट को भी रिज़ॉल्व करना। कॉन्फ्लिक्ट आते हैं जब भी कहीं लोग होते हैं तो कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट तो आ ही जाता है, लेकिन असल चीज़ ये है कि उनको रिज़ॉल्व किया जाए। और अडाप्ट करना, जो डाइवर्स वर्क एनवायरनमेंट होता है, मुख्तलिफ़ जगहों पे लोग जाके काम कर रहे होते हैं। क्योंकि ज़्यादातर लोग जो स्पेंड करते हैं उनके करियर अपने ऑर्गेनाइजेशन में, से जो नॉलेज होती है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की, वो एसेंशियल होती है पर्सनल भी और प्रोफेशनल सक्सेस के लिए भी। और ये फोस्टर करता है सेल्फ अवेयरनेस को, एम्पैथी को, और जो इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन होती है और जो कि क्रिटिकल होती है लीडरशिप और टीम वर्क के लिए भी। सो मास्टर करना इन कॉन्सेप्ट को और इंडिविजुअल जो वो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं पॉजिटिवली तौर पे ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, और जो क्रिएट कर सकते हैं हारमोनियस वर्क प्लेस। नाउ द ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर रिसर्च। अब रिसर्च की बात अब करते हैं। सो अंडरस्टैंड करना जो है, अंडरस्टैंडिंग ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। सो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर रिसर्च जो है इसका फोकस है अंडरस्टैंडिंग के ऊपर भी, प्रिडिक्टिंग के ऊपर, इन्फ्लुएंसिंग के ऊपर ऑर्गेनाइजेशनल इवेंट्स। रिसर्चर जो है वो स्टडी करते हैं पैटर्न ऑफ बिहेवियर, डिसीजन मेकिंग प्रोसेसेस और कल्चरल डायनेमिक, ताकि डेवलप करें थ्योरीज भी और मॉडल्स भी जो कि गाइड करते हैं मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस। जैसे फॉर एग्जांपल स्टडीज़ जो होती है मोटिवेशन के ऊपर हेल्प करती है ऑर्गेनाइजेशन को डिज़ाइन करने में रिवार्ड सिस्टम, जबकि रिसर्च जो लीडरशिप के ऊपर होती है, लीडरशिप स्टाइल पे वो हेल्प करती है, इन्फॉर्म करती है ट्रेनिंग प्रोग्राम्स। और प्रेडिक्टिव मॉडल जो है वो एनेबल करता है मैनेजर्स को कि एंटिसिपेट करे वो चैलेंजेस, जैसे कि एम्प्लॉय टर्नओवर या फिर जो रेजिस्टेंस टू चेंज, जो मुखालफत आ रही है चेंज लाने में, कुछ तब्दीली लाने में। सो अप्लाई करते हुए रिसर्च फाइंडिंग्स ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इम्प्लीमेंट कर सकती हैं एविडेंस बेस्ड स्ट्रेटजी, जो कि इन्हेंस करता है परफॉर्मेंस और एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन। सो ह्यूमन बिहेवियर एंड इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर की अब अगर हम बात करें, अंडरस्टैंडिंग द बेसिक्स ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। जो बेसिक्स हैं ह्यूमन बिहेवियर की, जो बेसिक्स हैं उसको, सो ह्यूमन बिहेवियर जो होता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वो कहाँ से आता है? वो एक तो हेरिडिटी से आता है, और इन्वायरमेंट और इंडिविजुअल डिफरेंसेस, ये तीन जो है मेन चीज़ें आती हैं। हेरिडिटी की अगर हम बात करें तो ट्रेड्स आ जाते हैं, इन्नेट ट्रेड्स होते हैं जैसे कि टेम्परामेंट, जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं बिहेवियर जो है ऑर्गेनाइजेशनल इन्वायरमेंट के अंदर। इन्वायरमेंट की अगर हम बात करें तो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट ये होता है कि यह अफेक्ट करता है एटीट्यूड और वैल्यूज़। इसके अंदर सोशलाइजेशन होती है, जैसे सोसाइटी में रह रहे तो उसके मुताबिक सोशलाइजेशन होगी, और जो लाइफ एक्सपीरियंसेस हैं वो इसके अंदर आ जाते हैं। और इसके अलावा इंडिविजुअल डिफरेंसेस भी होते हैं जो हर किसी के अलग होते हैं। अब उसके अंदर जो वो बिहेवियर है, स्किल्स है, एटीट्यूड और एबिलिटीज़ एंड वर्क है। वैल्यूज़ एंड एबिलिटीज़ की हम बात करें, वैल्यू गाइड करती है एथिकल डिसीजन, जबकि एबिलिटी जो है उसकी वजह से ये होता है कि जो इफ़ेक्टिवनेस आती है और टास्क परफॉर्मेंस में। सो वेरिएबल्स इन्फ्लुएंसिंग इंडिविजुअल बिहेवियर, ऐसे वेरिएबल्स जो कि इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, असरअंदाज हो रहे हैं इंडिविजुअल बिहेवियर के ऊपर। बिहेवियर इन्फ्लुएंस होता है प्राइमरी तौर पे दो वेरिएबल्स से, एनवायरनमेंट और जो पर्सन होता है उससे। एनवायरमेंटल फैक्टर्स की अगर हम बात करें, उसके अंदर ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर है, वर्क ग्रुप डायनामिक्स है, जॉब करेक्टरिस्टिक है, और पर्सनल लाइफ सर्कमस्टेंसेस होता है। पर्सनल फैक्टर्स की अगर हम बात करें तो इसके अंदर उसके स्किल्स आ जाते हैं, एबिलिटीज़ हो गए, पर्सनैलिटी ट्रेड्स हो गए, परसेप्शंस, एटीट्यूड, वैल्यूज़ और एथिक्स हो गया। इंट्रैक्शन जो होता है इन वेरिएबल्स के दरमियान उस वही जो है वो डिटरमाइन करता है
कि कैसे इंडिविजुअल रिस्पॉन्ड करता है जो वर्क प्लेस सिचुएशन होती है उसके मुताबिक। सो बिहेवियर मॉडल्स एंड समरी की अगर हम बात करें, बिहेवियर फार्मूला होता है बाकायदा। सो फार्मूला जो होता है वो कुछ ऐसा होता है कि बी इज इक्वल्स टू स्मॉल एफ बाय पी एंड ई। सो इसका मतलब ये हो गया कि बिहेवियर इज़ अ फंक्शन ऑफ पर्सन एंड एनवायरनमेंट। बी जो बिहेवियर, एफ जो फंक्शन, बी इज़ पी इज़ दी पर्सन एंड ई इज़ दी एनवायरनमेंट। सो बिहेवियर जो फंक्शन है किसका, पर्सन और एनवायरनमेंट का। अब ये वही चीज़ जो है वो आगे हो रहा है। सो बिहेवियर एज अ फंक्शन कॉम्बिनेशन है। बिहेवियर असल में जो है वो कॉम्बिनेशन है इंडिविजुअल के जो ट्रेड्स है और जो एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंस होती है उन दोनों चीज़ों का। पर्सन के अंदर उसके इंडिविजुअल ट्रेड्स आ गए और एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंस आ गया एनवायरनमेंट के अंदर। अब अगर हम पर्सन फैक्टर्स की बात करें तो उसके अंदर उसके स्किल्स हो गए, उसकी मोटिवेशन हो गई, उसकी एटीट्यूड हो गया, ये तमाम चीज़ें आती हैं। और एनवायरमेंटल फैक्टर्स की हम बात करें तो ऑर्गेनाइजेशनल सपोर्ट और रिसोर्सेज ये इसके अंदर आ जाते हैं। मैनेजमेंट एप्लीकेशंस की हम बात करें तो मैनेजर्स क्या कर सकते हैं, डायग्नोज कर सकते हैं इश्यूज़ के, इश्यूज़ क्या हैं, और फिर डिज़ाइन करें इंटरवेंशंस सामने रखते हुए जो पर्सनल और एनवायरमेंटल कंपोनेंट हैं उन दोनों को। बेसिक ऑबी मॉडल्स एंड टुडेज समरी। अब आज के इस ट्यूटोरियल की समरी की तरफ हम बढ़ते हैं बेसिक ओबी मॉडल्स को समझते हुए। सो जो बेसिक ओबी मॉडल है ये ऑपरेट होता है 3 लेवल्स के ऊपर, एक इंडिविजुअल, फिर ग्रुप और फिर ऑर्गेनाइजेशन। सबसे नीचे इंडिविजुअल, फिर ग्रुप बनता है, इंडिविजुअल से और फिर ग्रुप्स मिलके ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बनती है। इंडिविजुअल लेवल की अगर हम बात करें तो एग्जामाइन किया जाता है पर्सनैलिटी, मोटिवेशन और जॉब सेटिस्फेक्शन। और जो ग्रुप लेवल होता है उसके ऊपर हम बात करें तो फोकस होता है कम्युनिकेशन, लीडरशिप और टीम डायनेमिक के ऊपर। ऑर्गेनाइजेशनल लेवल की अगर हम बात करें तो उसके अंदर कल्चर, स्ट्रक्चर और प्रोसेसेस होती है। सो अंडरस्टैंड करना इन लेवल्स को जो है वो हेल्प करता है मैनेजर्स को कि इम्प्लीमेंट करें स्ट्रेटजीज जो कि अलाइन हो पर्सनल गोल जो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव के साथ। सो अब जो की पॉइंट हैं इस समराइज़ हम करते हैं वो ये कि इम्पोर्टेंस जो है इंडिविजुअल्स की ख़ुद की इम्पोर्टेंस है, फिर इंडिविजुअल्स से ग्रुप्स बनते हैं और टीम्स बनती हैं, और उनसे उससे फिर सक्सेस आती है और एनकरेज भी होते हैं वो। तो ये था आज का लेसन। आपको इस बारे में कोई क्वेश्चन हो, ख़ास तौर पर इसमें कोई मिस्टेक दिखाई तो ज़रूर हाईलाइट कीजिए। और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए और एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक।